अभिनव धर्मभूषण यति द्वारा लिखित न्याय दीपिका नामक न्याय के महान एक छोटे से और एक महान ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। तो पिछली कक्षा में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष की चर्चा हुई, और इस कक्षा में आज हम लाभ लेंगे अब ये न्याय दीपिका की पुस्तक प्रकाश 2 और उसका 17वें पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब से कि वो आज की कक्षा प्रारंभ करें। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें प्रथम प्रकाश हमारा पूर्ण हो गया, द्वितीय प्रकाश चल रहा है। द्वितीय प्रकाश में भी हमारे 16 अनुच्छेद पूरे हो चुके हैं। 17वें अनुच्छेद से आज प्रारंभ करते हैं। इसका हेडिंग पढ़ना जरूरी है। संपादकों ने बहुत उपकार किया है, शीर्षक लगा लगा करके, अनुच्छेद चेंज करके। बहुत मेहनत होती है संपादन में, उसे आधुनिक ढंग से प्रस्तुत करके उन्होंने हम सब पर बड़ा उपकार किया, दरबारी लाल जी कोठिया ने। तो उनका ये 17वां अनुच्छेद से पहले एक हेडिंग लगा हुआ है, वो हेडिंग हम पढ़ते हैं और उसके बाद में बात आगे बढ़ाएंगे। अवध्यादित्रयस्य अतीन्द्रिय प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनम। अवधि आदि 3 के अतीन्द्रिय प्रत्यक्षत्व का प्रतिपादन करते हैं। प्रकरण मालूम रहना चाहिए। प्रकरण ये था कि प्रत्यक्ष 2 तरह का है, एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल्प प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, जबकि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो उसी में से अभी ये समझाया जा रहा है कि जो अवधि आदि हैं वे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष 2 तरह का भी होता है। पहले प्रत्यक्ष के 2 भेद करने चाहिए, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर उस पारमार्थिक प्रत्यक्ष का को सिद्ध कर रहे हैं कि वो पारमार्थिक है, वो व्यावहारिक नहीं है, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्चिद आह, कोई कहता है, अक्षम नाम चक्षुरादिकम इंद्रियम। अक्ष नाम चक्षुरादि इंद्रियों का होता है। कश्चिदा मने कोई यहाँ कहता है, पूछता है, प्रश्न करता है। ये प्रश्न है कि कोई पूछता है कि अक्षम नाम चक्षुरादिकम इंद्रियम, अक्ष नाम तो चक्षुरादिक इंद्रियों का होता है। तत्प्रतीति यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षम उचितम। इसलिए जो इंद्रियों का आश्रय लेकर के उत्पन्न हो उसी को प्रत्यक्ष कहना उचित है, नान्यत अन्य को प्रत्यक्ष कहना उचित नहीं है। इति तद असत, यह बात ठीक नहीं है। तद असत, असत माने यह बात सत्य नहीं है। तो क्या सत्य है? आत्म मात्र सापेक्षाणाम अवधि मने पर्याय केवलानाम
इंद्रिय निरपेक्षाणामपि प्रत्यक्षत्व अविरोधात्, के जो आत्म मात्र सापेक्ष होते हैं, अवधि मने पर्याय और केवल, जो कि वास्तव में इंद्रिय निरपेक्ष हैं, उनके भी प्रत्यक्ष पने का कोई विरोध नहीं है, उनमें भी प्रत्यक्षत्व का कोई विरोध नहीं है। इसलिए ये कहना कि जो इंद्रिय जन्य होगा वही प्रत्यक्ष होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। स्पष्टत्वमेव हि प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम न इंद्रियजन्यत्वम। स्पष्टत्व ही प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, हेतु है, कारण है। न इंद्रियजन्यत्वम, नेन्द्रिय मतलब न इंद्रियजन्यत्वम, इंद्रियजन्यत्व उसका प्रयोजक नहीं है। माने कौन ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, इसका आधार इंद्रियां नहीं है, इसका आधार तो स्पष्टता है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा बनाई थी, विशदम प्रत्यक्षम। ऐसे नहीं कहा था कि जो इंद्रिय जन्यम तत्प्रत्यक्षम। यदि ऐसी परिभाषा होती कि इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम, तब तो ये प्रश्न ठीक था कि भाई अवधि मने पर्याय केवल को कैसे प्रत्यक्ष कहें। लेकिन परिभाषा तो वो नहीं है, परिभाषा तो ये है कि जो स्पष्ट हो, निर्मल हो, विशद हो, वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है अवधि मने पर्याय केवल, वो स्पष्ट है, निर्मल है, इसलिए वे प्रत्यक्ष हैं। अतएव ही मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानां ज्ञानत्वेन प्रतिपन्नानां मध्ये आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत् इत्याद्ययोः मतिश्रुतयोः परोक्षत्व कथनम अन्येषां तु अवधि मने पर्याय केवलानां प्रत्यक्षत्व वाचो युक्ति ही। देखो, इसलिए अतएव, इसीलिए मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवलानां ज्ञानत्वेन प्रतिपन्नानां, ज्ञान रूप से कहे गए जो पांच हैं, मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल, उनमें से मध्य, उनके बीच में से आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्। ये दो सूत्र मिलते हैं तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 11वां और 12वां सूत्र है ये। इससे सिद्ध होता है कि आद्यो, शुरू के जो मति श्रुत ज्ञान है वे परोक्ष हैं। अन्य सामतु अवधि मने पर्याय केवलानां प्रत्यक्षत्व वाचो युक्ति, और बाकी के जो अवधि मने पर्याय केवल है वो ही प्रत्यक्ष हैं। ये तत्वार्थ सूत्र का स्पष्ट मत है। 18वां अनुच्छेद, कथम पुनरेतेषां प्रत्यक्ष शब्दवाच्यत्वम। ये तो ये इनके प्रत्यक्ष शब्द का वाच्यत्व, वाच्यपना, माने ये जो अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान है, ये भले तत्वार्थ सूत्र में प्रत्यक्ष कहे हैं, लेकिन इनको फिर प्रत्यक्ष शब्द से कैसे कह सकते हैं साहब। इति चेत, यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो रूढ़ितः इति ब्रूमा, के इनको हम रूढ़ी से प्रत्यक्ष कहते हैं। रूढ़ी है, लोक रूढ़ी, एक परंपरा बनती है, एक बात लोक में प्रचलित हो जाती है, फिर उसे बड़े बड़े आचार्यों को भी स्वीकार करना पड़ता है। शास्त्रात् रूढ़िर्बलीयसी, एक बहुत अच्छा सूत्र है। शास्त्रात् रूढ़िर्बलीयसी, शास्त्र से भी ज्यादा बलवान रूढ़ी होती है। लोक में जो चीज रूढ़ हो जाती है
बड़े बड़े आचार्यों को उसे भी सिद्ध करना पड़ता है, अपेक्षा लगाकर स्वीकार करना पड़ता है। 19वां अनुच्छेद, अथवा अक्षणोति। अब देखो ये अथवा कहकर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अथवा अक्षणोति व्याप्नोति जानाति इति अक्ष आत्मा। अथवा तो अक्ष शब्द का एक अर्थ आत्मा भी होता है। अक्षणोति व्याप्नोति जानाति, ऐसे करके अक्ष शब्द के दो अर्थ हैं। एक अक्ष शब्द का अर्थ है इंद्रियां। तो जब अक्ष शब्द का इंद्रियां अर्थ है तब तो हमने ठीक है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को लिया, लेकिन अवधि मने पर्याय को कैसे लेते हैं? तो उसका उत्तर है कि यहाँ अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां नहीं घटित हो रहा है, यहाँ पर अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा घटित करना चाहिए। अक्षणोति व्याप्नोति जानाति इति अक्ष आत्मा, कि जो व्याप्त होता है जानता है वही आत्मा है। तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिकम प्रत्यक्षम इति किम अनुपपन्नम। तन्मात्रापेक्षा, और जो आत्मा केवल आत्मा की अपेक्षा से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाए, तो इसमें किम अनुपन्नम, इसमें क्या अनुचित है? फिर इसमें क्या अनुचित है? कह सकते हैं अक्ष शब्द का अर्थ है आत्मा, तो जो आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष है, तो इस अपेक्षा से अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान में भी प्रत्यक्ष संज्ञा सिद्ध हो जाएगी। तरी इंद्रियजन्यम अप्रत्यक्षम प्राप्तम इति चेत। देखो कितना बढ़िया प्रकरण चल रहा है और कैसी इनकी शैली है समझने लायक, कि तरी इंद्रियजन्यम अप्रत्यक्षम प्राप्तम इति चेत, तो फिर इंद्रियजन्य को अप्रत्यक्षपना प्राप्त होगा। हंत विस्मरणशीलत्वम वत्सस्य। अरे वत्स माने शिष्य, वत्स शब्द बहुत प्यारा है, खासकर गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं। लेकिन वो जब किसी के भी प्रति निष्पक्ष निरपेक्ष प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम जहां होता है उसको वत्स कहते हैं। कि तो कह रहे कि अरे हमारा वत्स तो भूलने के स्वभाव का है। ये वाक्य जरा ध्यान दो तो एक थोड़ा सा आनंद आएगा कि कैसे बड़े लोग डांटते हैं। देखो डांटने का तरीका देखो, ये कैसे डांटा जाता है किसी को। हम लोग किसी को डांटना भी नहीं जानते, हम अच्छा बोलना तो जानते ही नहीं है, हम बुरा बोलना भी नहीं जानते। देखो आचार्य कैसे बुरा बोल रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। अरे हमारा वत्स तो बड़ा विस्मरणशील है, भूल जाता है। अवोचाम कह चुके ना, अवोचाम हमने कह दिया था ना, खलु औपचारिकम प्रत्यक्षत्वम अक्षज ज्ञानस्य। हमने पहले कहा था ना कि जो अक्षज ज्ञान है, इंद्रियज ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष कहना ये औपचारिक बात है। तते तस्य अप्रत्यक्षत्वम कामम प्राप्नोतु कानो हानि, इसलिए उसके अप्रत्यक्षपना हो जाए तो हो जाने दो। कामम हमको इच्छित है, वो तो अभीष्ट है, उसमें हमारी कोई हानि नहीं है। माने वो अगर मति ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष यदि वो अप्रत्यक्षत्व को प्राप्त होता है तो हो जाने दो, हमारी उससे कोई हानि नहीं है। एतेन अक्षेभ्य परावृत्तम परोक्षम इत्यपि प्रतिविहितम। इस प्रकार
अक्ष से परावृत्त हो वही परोक्ष है, ये भी हमने कह दिया। ये भी हमने, इसका भी हमने प्रतिविहित, विहित माने कहना, प्रतिविहित माने निराकरण करना। अवै सद्यस्य एव परोक्ष लक्षणत्वात्, क्योंकि परोक्ष का लक्षण यही सही है कि जो अवै सद्य हो, अविशद हो, अनिर्मल हो, अस्पष्ट हो, वही परोक्ष है। बहुत बढ़िया बात कही है कि प्रत्यक्ष नाम अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान को कैसे सिद्ध होता है। और अक्ष के दो अर्थ किए, अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष माने आत्मा, और उनको बहुत अच्छे से घटित करके समझाया। किसी को कुछ पूछना था, शायद बीच में हैंड रेज हो रहे थे, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत हुई हो तो किसी ने हैंड रेज किया था पूछने के लिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पैराग्राफ नंबर 20 पढ़ते हैं। स्यादेतत् अतीन्द्रियम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण आ रहा है जिसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण। सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण बहुत ध्यान से पढ़ने समझने लायक है। न्याय की आत्मा है। जो न्याय शास्त्र पढ़ जाते हैं पर सर्वज्ञ सिद्धि नहीं समझते, समझो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए ये अब सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण बहुत बढ़िया से उठा रहे हैं। देखो उत्थानिका आ रही है, इसको बहुत शांति से पढ़ना समझना जरूरी है। इस पर सर्वज्ञ सिद्धि पर मैंने 2 लेख भी लिखे हैं, आपको वो 2 लेख भी पढ़ने चाहिए, तभी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन अभी 20वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्यात्, स्यात् माने एक तरह से अब ये शंका आ गई। स्यात् एतत् अतीन्द्रियम प्रत्यक्षम अस्ति इति अतिसाहसम। कोई यहाँ कहे कि एतत् अतीन्द्रिय प्रत्यक्षम, यह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष अस्ति, होता है मौजूद है, विद्यमान। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज दुनिया में अस्ति, ऐसा जो कहा जा रहा है, ये तो अति साहस है। अति साहस माने, पहले साहस शब्द का अर्थ प्राचीन काल में बहुत बुरा होता था। साहस शब्द का अर्थ होता था कोई गलत काम करने की हिम्मत करे, उसको कहते थे साहसी। और गलत काम करने की हिम्मत को साहस कहते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि हे आचार्य, आपने जो ये कहा कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कोई होता है, तो ये तो आपने अति साहस कर दिया। क्योंकि असंभावितत्वात्, क्योंकि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो नाम की कोई चीज तो असंभव है, वो होती ही नहीं। यदि असंभावितम अपि कल्पेत, यदि असंभावित की भी कल्पना की जाए तो गगन कुसुमादिकम अपि कल्प्यम स्यात्। यदि असंभावित की भी कल्पना की जाए तो गगन कुसुमादिक की भी कल्पना कर लेनी चाहिए। फिर तो वे भी, गगन कुसुम माने आकाश का फूल, आकाश का फूल होता ही नहीं। गगन कुसुम माने ये फ्रेज है, गगन कुसुम, खर विषाण, वंद्या पुत्र, सस श्रृंग। सस माने खरगोश, खरगोश के सींग, गधे के सींग, वंद्या का बेटा, आकाश के फूल, ये सब फ्रेज है जो न्याय शास्त्र में असत वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग में आते हैं। वही यहाँ एक गगन कुसुम शब्द का प्रयोग किया।
कि यदि असंभव, शिष्य पूछ रहा है महाराज आपने अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष माना, ये तो बड़े अति साहस की बात है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है, असंभव वस्तु है। और यदि आप असंभव वस्तुओं को भी ऐसे स्वीकार करने लगेंगे, मानने लगेंगे, तो फिर तो आकाश के फूल आदि को भी, वंद्या का पुत्र भी, ये सब कल्प्यम स्यात्, फिर तो इन सबको ही मानना पड़ जाएगा। उत्तर, न स्यात्, नहीं मानना पड़ेगा। जो चीज नहीं है उनको क्यों मानना पड़ेगा? न स्यात्, उनको नहीं मानना पड़ेगा। क्यों? गगन कुसुमादेर अप्रसिद्धत्वात्, गगन कुसुमादि तो अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध माने वे वास्तव में होते नहीं है। सिद्ध माने होना, प्रसिद्ध माने वास्तव में होना, अप्रसिद्ध माने वास्तव में नहीं होना। गगन कुसुम आदि तो वास्तव में ही नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्यों मानेंगे? लेकिन अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तु प्रमाण सिद्धत्वात्, लेकिन अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो प्रमाण सिद्ध है, वो तो पाया जाता है। तथा ही, वही कहते हैं, केवल ज्ञानम तावत् किंचित ज्ञानाम कपिलादीनाम असंभवदपि अर्हता संभवत्येव। ये सब थोड़ा संस्कृत संधि सब पकड़ में आ रही हो तो रस आता है। केवल ज्ञानम तावत् किंचित ज्ञानम, ये जो केवल ज्ञान है ये किंचिज्ञों के नहीं होता। देखो कितना बढ़िया शब्द है, सर्वज्ञ माने जो सबको जाने, और किंचिज्ञ, किंचिज्ञ माने जो किंचित जानने वाले हैं, अल्पज्ञ। किंचिज्ञ माने अल्प, यहाँ किंचित ज्ञानाम का अर्थ बदलकर शब्द करना हो तो अल्पज्ञानाम कपिलादीनाम, जो किंचिज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, ऐसे कपिलादि के असंभवदपि, ना होते हुए भी, कपिलादि के नहीं है फिर भी, अर्हता संभवत्येव, माना कि ये जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है ये कपिल आदि के नहीं पाया जाता है, सबके सब किंचिज्ञ है, लेकिन अर्हतः संभवत्येव, अर्हतः 6/1, अरहंत के होते ही है, अरहंत के ये केवल ज्ञान होता ही है। सर्वज्ञो ही स भगवान, वो अरहत भगवान वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञो ही स भगवान। समझ में आया आपको क्या कहा? कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष को मानना अति साहस नहीं है, गगन कुसुमादिक को मानना वो अति साहस है, क्योंकि वो तो है नहीं। लेकिन अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो है, प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं, और वो भले कपिल आदि किंचिज्ञों के नहीं रहता हो, लेकिन अरहंत के तो रहता ही है। अरहंत तो सर्वज्ञ है ही है, इसलिए उनके मानने में कोई दोष नहीं है। अगला, ननु। अब ये देखो, जब ननु आ जाए तो समझो कि फिर प्रश्न आ गया, कोई शंका बीच में आ गई, और हेडिंग लगा हुआ है बहुत बढ़िया, प्रासंगिकी सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है न्याय शास्त्र का। इस पर स्वतंत्र ग्रंथ भी सर्वज्ञ सिद्धि के नाम से पाए जाते हैं। तो वही प्रासंगिकी, प्रासंगिकी माने प्रसंग में आ गई है, ऐसी सर्वज्ञ की सिद्धि अब करते हैं। ननु सर्वज्ञत्वम एव अप्रसिद्धम किमुच्यते सर्वज्ञो अर्हन् इति। ननु शंका, सर्वज्ञत्वम एव अप्रसिद्धम,
सर्वज्ञपना ही अप्रसिद्ध है। सर्वज्ञत्वम एव अप्रसिद्धम। प्रश्नकार प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वज्ञपना ही अप्रसिद्ध है, असिद्ध है। प्रसिद्ध लगाने से आपको दिक्कत हो रही तो असिद्ध है, सिद्ध नहीं हो सकता है। किमुच्यते सर्वज्ञो अर्हनीति, फिर कैसे कहा जा रहा है कि सर्वज्ञ अर्हंत होते हैं। क्वचिदपि अप्रसिद्धस्य, कि जो चीज कहीं भी नहीं पाई जाती है, क्वचिदपि कहीं भी, अप्रसिद्ध नहीं पाई जाती है, उसका विषय विशेष व्यवस्थापयितुम अशक्ते रीति चेत, उसको विषय विशेष में किसी एक विषय में, एक व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष में उसको व्यवस्थापित करना अशक्य है। ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो ना, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? सूक्ष्मांतरित दूरार्था, एक कारिका दे करके उसको समझाएंगे, इसलिए उस कारिका का पहले अर्थ लिखते हैं कि सूक्ष्मांतरित दूरार्था कस्यचित प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात् अज्ञादिवत् इति अनुमानात् सर्वज्ञत्व सिद्धे। सर्वज्ञत्व की सिद्धि अनुमान से होती है। ये सब ध्यान दो, चिंतन करो तो पकड़ में आता है। सर्वज्ञ की सिद्धि किससे हो रही है न्याय शास्त्र में? अनुमान से। और वो अनुमान क्या है? अनुमान माने भी क्या होता है, वो सब स्वरूप समझना जरूरी है। अभी अगली परिच्छेद में, अगले प्रकाश में अनुमान का स्वरूप आएगा। अनुमान माने ऐसा नहीं जैसे हम समझते हैं अंदाजा। हमारे अंदाजे का अनुमान निर्णायक ज्ञान है, व्यवसायत्मक ज्ञान है। अंदाजे का, अनिर्णयात्मक ज्ञान को अनुमान नहीं कहते हैं। तो कह रहे हैं अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। क्या है वो अनुमान? अब देखो, ऐसे होना चाहिए, आपसे पूछा जाए सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे होती है, तो उत्तर देना होगा सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान से होती है। वह कौन सा अनुमान है जिससे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है? तो वो अनुमान ये है, सूक्ष्मांतरित दूरार्था कस्यचित प्रत्यक्षा। सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। अनुमेयत्वात्, क्योंकि वे अनुमेय हैं। अग्नि आदिवत, अग्नि आदि की तरह। इति अनुमानात् सर्वज्ञत्व सिद्धे, इस अनुमान से सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है। ये अनुमान है, ये याद रहना चाहिए कि सूक्ष्मांतरित दूरार्था कस्यचित प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात् अज्ञादिवत्, ये उदाहरण दे दिया। तदुक्तम स्वामी भीर महाभाष्यस्य आदौ आत्मीमांसा प्रस्तावे, वही कहा है स्वामी भी माने ये देखो, जब भी कहीं स्वामी लिखा हो तो उसका अर्थ समझना समंत भद्र स्वामी। समंत भद्र स्वामी के प्रति बाद के सभी आचार्यों में एक अपार श्रद्धा भरी थी, और इसलिए वे उनका पूरा नाम भी नहीं ले पाते थे, इतनी श्रद्धा भरी थी। तो क्या लिखते हैं? तदुक्तम स्वामी भी, वही बात स्वामी के द्वारा कही गई है। स्वामी माने समंत भद्र स्वामी। कहाँ कही है? महाभाष्यस्य आदौ। ये संधि विच्छेद करना आना जरूरी है, नहीं तो क्या अर्थ लगेगा। महाभाष्यस्य आदौ, महाभाष्य के प्रारंभ में, आप्तमीमांसा प्रस्तावे,
आप्त मीमांसा के प्रस्ताव में, प्रस्ताव माने प्रस्तावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। एक महाभाष्य नाम का ग्रंथ है जिसका पूरा नाम गंधहस्ती महाभाष्य है, जिसको समंतभद्र स्वामी ने लिखा। ये प्रमाण है इस बात का कि गंधहस्ती महाभाष्य क्या है और आप्त मीमांसा क्या है, उसका सबका ये सुंदर प्रमाण है। समंतभद्र स्वामी ने एक गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था और उसकी जो प्रस्तावना लिखी है उसका नाम, अब वो गंधहस्ती महाभाष्य तो लुप्त विलुप्त है अभी, और उसकी जो प्रस्तावना है वो आप्त मीमांसा के रूप में हमको आपको सबको उपलब्ध है। तो वही कह रहे हैं कि समंतभद्र स्वामी ने महाभाष्य के आदि में, प्रारंभ में, आप्त मीमांसा नामक प्रस्तावना में यही अनुमान घटाया है। कैसे? सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्कृति। इतना बढ़िया कहा कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ ये किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते ही हैं। कस्यचित् यथा, ये बहुत लोग संधि विच्छेद नहीं जानते हैं, उनको ये सब चीजें बहुत कठिन लगेगी। संधियां आनी चाहिए तब ये चीजें, कम से कम शब्दों को तोड़ना तो आता हो। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती अर्थ माने पदार्थ, दूरार्थ, दूरार्था माने दूरवर्ती पदार्थ प्रत्यक्षा, प्रत्यक्ष होते हैं। कस्यचित, किसी के तो होते हैं। यथा, जैसे। अनुमेयत्वतो ज्ञादि, अनुमेय होने के कारण, अग्नि आदि की तरह। इति सर्वज्ञ संस्थिति, इस प्रकार सर्वज्ञ की भली प्रकार स्थिति सिद्धि हो जाती है। संस्थिति, संस्थिति माने उसे सम्यक प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, उसको भली प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध किया जा सकता है? कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते ही हैं, क्योंकि वे अनुमेय हैं। अनुमेय माने अनुमान का विषय, प्रमेय प्रमाण का विषय, ज्ञेय ज्ञान का विषय, श्रद्धेय श्रद्धा का विषय, ध्येय ध्यान का विषय। ऐसे ही यहाँ अनुमेय अनुमान का विषय। तो इस तरह इन्होंने एक बहुत बढ़िया कारिका आप्त मीमांसा में से 5 नंबर की कारिका है, उसको उद्धृत करके सर्वज्ञ सिद्धि की बात कही। आगे इसको समझा रहे। अभी मैंने आपको सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती मैंने इसलिए नहीं बताए कि ये खुद बता रहे हैं। ये लिखा ने सूक्ष्मांतरित दूरार्था, तो इसका क्या मतलब है सूक्ष्मांतरित दूरार्था का, तो वो मैं इसलिए नहीं बताया कि ये आचार्य खुद ही बताने वाले हैं आगे। तो देखो पैराग्राफ नंबर 22, सूक्ष्म स्वभाव विप्रकृष्टा परमाणवादय, के सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हो, जो स्वभाव से सूक्ष्म हो, उन परमाणु आदि को सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं। दुनिया में देखो, आप ऐसे समझ लो, दुनिया में 2 तरह के पदार्थ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो परोक्ष है वो फिर से 3 तरह के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ये परोक्ष पदार्थों के भेद है, प्रत्यक्ष के भेद नहीं है। कोई पूछे पदार्थ कितने तरह के, तो बताना 2 तरह के, प्रत्यक्ष पदार्थ और परोक्ष पदार्थ। फिर परोक्ष पदार्थ 3 तरह के, सूक्ष्म,
अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्वभाव से ही पकड़ में आना कठिन है, वे परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं। अंतरित पदार्थ कौन है? जो काल की अपेक्षा विप्रकृष्ट हैं, काल की अपेक्षा पकड़ में नहीं आते, काल की अपेक्षा जिनको कृष्ट करना, ग्रहण करना संभव नहीं है, वे राम आदि, वे अंतरित पदार्थ है। दूरहा देश विप्रकृष्टा मेरवादयः। दूरवर्ती पदार्थ कौन है? जो देश की अपेक्षा, देश माने स्थान, क्षेत्र, जो क्षेत्र की अपेक्षा ग्रहण करने में मुश्किल होती है जिनको, वे मेरु आदि पदार्थ, वे दूरवर्ती पदार्थ कहे जाते हैं। तीन तरह के पदार्थ हुए। जो स्वभाव से ही पकड़ में आना मुश्किल होते हैं, वे सूक्ष्म हैं। जो काल की अपेक्षा पकड़ में आना मुश्किल होते हैं, वे अंतरित होते हैं। और जो क्षेत्र की अपेक्षा पकड़ में आना मुश्किल होता है, उनको दूरवर्ती कहते हैं। और तीनों के उदाहरण है। सूक्ष्म का उदाहरण है परमाणु आदि, अंतरित का उदाहरण है राम आदि, और दूरवर्ती का उदाहरण है मेरु आदि। सुमेरु पर्वत वो है, वर्तमान में है, बड़ा है, लेकिन फिर भी वो दूर है। देखो, सुमेरु पर्वत सूक्ष्म नहीं है, बहुत बड़ा है, अंतरित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी वर्तमान में मौजूद है, भूत भविष्य की वस्तु नहीं है। जो भूत भविष्य की वस्तु हो उसे अंतरित कहते हैं, जो सूक्ष्म चीज हो उसको सूक्ष्म कहते हैं, और जो क्षेत्र की अपेक्षा दूर हो तो वो दूरवर्ती पदार्थ है। एते, ये स्वभाव काल देश विप्रकृष्टा, ये जो स्वभाव काल और देश की अपेक्षा विप्रकृष्ट पदार्थ हैं, वे यहाँ धर्मित्वेन विवक्षिता, उनको यहाँ धर्मी पने से कहा गया है। तेसाम कस्यचित प्रत्यक्षत्वम साध्यम, उनका कस्यचित, किसी के, प्रत्यक्षपना ये साध्य है। ये प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, यहाँ प्रत्यक्षत्व का मतलब है प्रत्यक्षत्व। प्रत्यक्षत्व माने यहाँ प्रत्यक्षत्व का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयपना। विषयी धर्मस्य विषयेपि उपचारोपपत्ते, विषयी धर्म का विषय में उपचार कर दिया गया। प्रत्यक्ष कह दिया, कहना चाहिए था प्रत्यक्ष का विषय। प्रत्यक्ष कहा पर कहना चाहिए था प्रत्यक्ष का विषय, तो कह देते हैं जो प्रत्यक्ष का विषय हो उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं उपचार से। ऐसा ही लोक व्यवहार चलता है, ऐसा ही भाषा का स्वरूप है। वो था तो विषय, लेकिन उसको विषयी, विषय करने वाले में उपचार करके ऐसा कह दिया। अनुमेयत्वादिति हेतु, अनुमेय होने के कारण, ऐसा जो अनुमेयत्वाद शब्द बोला है, ये शब्द हेतु है। अग्न्यादिर दृष्टांत, और अग्न्यादि ही जो बोला है वो इसमें दृष्टांत है। अनुमान के 5 अवयव होते हैं जिनकी चर्चा आगे आएगी। क्या क्या होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। तो यहाँ प्रतिज्ञा तो क्या है कि ये पदार्थ प्रत्यक्ष है, और हेतु क्या है? अनुमेयत्वात्, और दृष्टांत उदाहरण क्या है? अग्न्यादि। ये बात है।
अग्न्यादौ, देखो ये कैसे कैसे शब्द लिखे जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे पाए जाते हैं कि जिनको अगर हम इसे कह दें कि इसकी नकल कर दो इस पैराग्राफ की, देख करके अपने पन्ने पर लिख दो, तब भी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। तो कितना हमारा ज्ञान कमजोर है। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख लिख कर देखना चाहिए। कैसे देखो, अग्न्यादौ अनुमेयत्वम, अब इसे तोड़ना हर एक के बस की नहीं है, कुछ कमजोर बच्चे बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। अग्नि, अग्नि शब्द से ही अग्न्यादौ, अग्न्यादौ 7/1 अग्नि आदि में अनुमेयत्वम, अनुमेयपना, हाँ बिल्कुल, अयादि संधि, एचो अयवायावः, अग्न्यादौ अनुमेयत्वम, अग्नि आदि, ये सब कहाँ यण संधि, कहाँ अग्न्यादि, ये यण संधि है, इको यण ची में। और अग्न्यादौ अनुमेयत्वम, ये अयादि संधि। अग्न्या, न्या, ये ई का ये बना, ये तो इको यणची है। और अग्न्यादौ, दाव, ये जो दाव बना औ का आव, ये अयादि संधि है। देखो ये सब यण संधि क्या, अयादि संधि क्या, दीर्घ, सब चीजों का थोड़ा विवेक सीख लो। अरे थोड़ी सी मेहनत, जीवन भर का आराम। हम दुकान पर तराजू लगाते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं, इनमें खर्चा है कि नहीं है, लेकिन फिर जिंदगी भर आराम है, उन्हीं चीजों से हमको कमाना है। ऐसे ही व्याकरण में किया गया परिश्रम वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। अग्न्यादौ, बहुत आनंद आता है जो शब्द शास्त्र को जान लेता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, जो शब्दों को नहीं पकड़ पाते हैं वो फिर उनके अर्थ को भी ठीक से नहीं पहचान पाते। अग्न्यादौ अनुमेयत्वम कस्यचित् प्रत्यक्षत्वेन सहोपलब्धम परमाणवादवावपि, कस्यचित् प्रत्यक्षत्वेन, किसी के प्रत्यक्ष पने के साथ उपलब्ध, परमाणवादौ, फिर अयादि संधि का प्रयोग है। परमाणु आ, परमाणु आ, तो ऊ का वे हो गया, परमाणवादावपि, परमा आदौ, परमाण आदौ क्या है, सप्तमी एक वचन, परमाणवादौ अपि, परमाणु आदि में भी। देखो कितना बढ़िया से सब चीजों को समझा रहे हैं ये, परमाणवादावपि। और आगे परमाणुवादवावपि कस्यचित् प्रत्यक्षत्वं साधयत्येव, कस्यचित् प्रत्यक्षत्वं साधयत्येव, किसी के प्रत्यक्ष पने को ये सिद्ध कर, साधयति एव, ये यण संधि है, साधयति एव, न च अणुवादौ। देखो इस पैराग्राफ में यण संधि और अयादि संधि के बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। ये देखो अगला फिर, अब ये चाण वादा कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई शुद्ध पढ़ भी नहीं सकते बहुत से बच्चे। तो न च अणुवादौ, देखो च अलग होगा, फिर अणु, चाणु में क्या हुआ, दीर्घ संधि है। कितनी सारी संधियां हैं एक ही शब्द में। चाणवादावनुमेयत्वम असिद्धम, कितने 5-5 शब्द एक सीट पर बैठे हैं। देखो च प्लस अणु प्लस आदौ प्लस अनुमेयत्वम प्लस असिद्धम, इतने सारे शब्द है, कई संधियां हैं ये। और अणु आदि में अनुमेयपना वो असिद्ध नहीं है,
सर्वेषामपि अनुमेय मात्रे विवादा भावात्, सभी में अनुमेय मात्र होने से सब चीजें अनुमेय, सभी पदार्थ अनुमेय मात्र है, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं। परमाणु भले दिखता नहीं है, हमारे पूर्वज भले हमें दिखते नहीं है, अंतरित हैं, लेकिन उनमें किसी को कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वे अनुमान के द्वारा जाने जा सकते हैं। कोई मान लो मैंने मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, लेकिन वे हैं कि नहीं है, तो ये सब मानते हैं कि है, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ में अनुमेय होने में वे अनुमेय हैं, उनका अनुमेयत्व असिद्ध नहीं है। अनुमेयत्वम न च अणुवादौ अनुमेयत्वम असिद्धम, अणुवादी में अनुमेयत्व असिद्ध नहीं है, क्योंकि उनको अनुमेय मानने में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। समझ में आ रहा है? कहीं किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो हैंड रेज करना, शांति से सुनो। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई जा रही है। बोलो आशीष जी। आशीष जी को क्या नहीं समझ में आया बताओ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, सुनाओ सर। 19th जो हमारा पैराग्राफ है सर, उसका एक संधि समझ में नहीं आई सर। कौन सा 19 पैराग्राफ? बोलो क्या है उसमें। सर खलवो परिचरिकम, इसकी सर संधि हाँ, समझ में नहीं आई। ये वही है, ये भी अयादि खलु औपचारिकम, ये 19वें पैराग्राफ की तीसरी लाइन है। 19वां पैराग्राफ तीसरी पंक्ति। अवोचाम, अवोचाम माने हम कह चुके हैं। खलु वास्तव में, खलु औपचारिकम, खलु प्लस औपचारिकम, खल औपचारिकम, ये मतलब है। ये भी अयादि संधि, खलु प्लस औपचारिकम, ऐसे निकलेगा ये। ठीक है सर। सर हाँ। इसमें कहीं कहीं सर ब्रैकेट आ रहे हैं सर, ब्रैकेट के अंदर कुछ है नहीं। हाँ हाँ, वो इसलिए है कि ब्रैकेट के, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, अच्छा किया, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ब्रैकेट के अंदर कहीं तो कुछ लिखा है और कहीं कुछ नहीं लिखा, खाली ब्रैकेट लगाया है। तो वो क्यों? जैसे ये अक्षेप्य परावृत्तम परोक्षम के आगे ब्रैकेट लगाया, लिखा कुछ नहीं, तो क्या मतलब है इसका? कि ये जो लाइन है, ये अक्षेप्य परावृत्तम परोक्षम, ये कहाँ पर आई है? ये संपादक कह रहा है मुझको पता नहीं है, मुझको पता होता तो मैं ब्रैकेट में लिख देता। ये जितने भी ब्रैकेट लगाए हैं वो अभिनव धर्मभूषण यति ने नहीं लगाए हैं। जैसे ब्रैकेट के आगे लिखा है तत्वार्थ सूत्र, राजवार्तिक, तो वो उन्होंने धर्मभूषण आचार्य ने नहीं लिखे हैं, ये तो दरबारी लाल जी कोठिया ने ढूंढ ढूंढ करके कौन वाक्य किस शास्त्र में मिलता है, हमारे भले के लिए, हम पर उपकार करने के लिए उनको ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्रैकेट ऐसे रह गए कि जिनका वो कह रहे हैं कि इनका हमको भी पता नहीं चला, कोई विद्वान भी सब थोड़ी जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दी कि भैया अभी हमको पता नहीं चला, तुमको मिल जाए तो तुम लिख लेना, हमको जब मिल जाएगा, अगला संस्करण छपेगा, तब लिख देंगे हम। समझ में आ गया आपको? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना था? देखो कितनी बढ़िया बात चल रही है। इसको, ये आखिरी पैराग्राफ है, इसको पूरा कर देते हैं हम। बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से 23वां पैराग्राफ और है, इसको पूरा करते हैं।
अस्तु एवं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्व सिद्धि द्वारेण कस्यचित् अशेष विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम। अस्त्वेवम, देखो अब ये देखो, ये संधि तो हर शब्द की संधि तोड़ करके पूरी न्याय दीपिका फिर से लिखनी चाहिए। अगर देखो भैया स्टडी करना हो तो बात अलग है, और ऐसे ही टाइम पार करने वाला बात है तो वो अलग बात। अस्तु एवं, अस्तु माने, अस्तु बोलते हैं ना, अस्तु लोट लकार का, अस्तु माने हो, चलो छोड़ो ये हो, चलो हो, माना, अस्तु माने हो, एवं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्व सिद्धि द्वारेण कस्यचित् अशेष विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम। देखो अब लिखा है कस्यचित् शेष विषयम लिखा है, लेकिन वो शेष नहीं है, अशेष है। इस प्रकार सूक्ष्मादि पदार्थों के प्रत्यक्ष की सिद्धि के द्वारा किसी के अशेष विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हो तो हो, अस्तु भवतु, हो कोई बात नहीं, लेकिन तत्पुनर अतीन्द्रियम इति कथम। लेकिन महाराज मान लिया हमने कि किसी के संपूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, होगा, चलो छोड़ो, होगा, हमने माना, लेकिन वो अतीन्द्रिय होगा ये कैसे हो सकता है साहब? तत्पुनर अतीन्द्रियम इति कथम, वो अतीन्द्रिय हो ये कैसे? इत्थम, यदि ऐसा, यदि तब कह सकते तज ज्ञानम ऐन्द्रियकम स्यात् अशेष विषयम न स्यात्। यदि वो ज्ञान ऐन्द्रियक होगा, इंद्रिय जन्य होगा, तो वो अशेष विषय को नहीं जानता होगा। जो ज्ञान ऐन्द्रियक होगा, इंद्रियों से जानता होगा, इंद्रियज होगा, वो अशेष विषय को जानने वाला नहीं होगा। इंद्रियाणाम स्वयोग्य विषय ज्ञान जनकत्व सकते, क्योंकि इंद्रियां तो अपने योग्य विषय में ही ज्ञान पैदा कर सकती है। इंद्रियों की तो अपनी लक्ष्मण रेखा है, कोई भी इंद्रियां अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघती नहीं है। तो जो ज्ञान ऐन्द्रियक होगा, इंद्रिय ज्ञान होगा, वो अशेष, अशेष माने पूर्ण, सर्व शब्द का ही दूसरा नाम है अशेष। वह सर्व पदार्थों को विषय नहीं कर सकेगा। सूक्ष्मादीनां च तद अयोग्यत्वादिति, सूक्ष्मादि पदार्थ इंद्रियों के अयोग्य है, सूक्ष्मादि पदार्थ इंद्रियों के अयोग्य है। तस्मात् सिद्धम, तस्मात् कितना बढ़िया लिखा, तस्मात् सिद्धम तत् अशेष विषयम ज्ञानम अनैन्द्रियकम एव। तस्मात्, इस तरह ये सिद्ध हुआ कि जो वो अशेष विषय को, संपूर्ण पदार्थों को विषय बनाने वाला जो ज्ञान है, वो अति अनेन्द्रियकम एव। देखो कितना बढ़िया शब्द है, ज्ञानम अनैन्द्रियकम एव। वो ज्ञानम अनैन्द्रियकम, वो इंद्रिय बिना का होगा, वो इंद्रिय ज्ञान नहीं हो सकता, वो इंद्रियातीत ज्ञान होना चाहिए। अनिंद्रिक, अनिंद्रिक माने अतीन्द्रिय, यहाँ अतीन्द्रिय कहो, अनिंद्रिय कहो, वैसे जनरली अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय में फर्क होता है। अनिंद्रिय ज्ञान कहते हैं मन के ज्ञान को, और अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं जो इंद्रिय मन से अतीत हो। लेकिन यहाँ पर अनेन्द्रिय ज्ञान का मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, अशेष विषय वाला ज्ञान, वो अतीन्द्रिय ज्ञानम एव लगाया, इति, ऐसा है। अस्मिश्चार्थे
सर्वेषां सर्वज्ञवादिनां न विवादः। और इस अर्थ में भी कि संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला ज्ञान वो इंद्रियातीत होता है, इस अर्थ में भी सर्वेषां सर्वज्ञवादिनाम, सभी सर्वज्ञवादियों को कोई विवाद नहीं है, वे इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। यद बाह्यापि आहु, कि ये बाह्य लोग भी, बाह्य माने बाह्य का मतलब क्या मतलब है यहाँ, अजैन, जैन, हम वयम जैन, हम जैन तो बोलते ही हैं, जैनाचार्य तो बोलते ही हैं, लेकिन जो जैनाचार्य जैन दर्शन से बाहर के लोग हैं, जैनेतर दार्शनिका, वो भी ऐसा कहते हैं। अपि आहु बाह्य, जैसा कि बाह्य जैनेतर दार्शनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृष्टादयः कस्यचित् प्रत्यक्षा प्रमेयत्वात्, के अदृष्टादि वो किसी के प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वे प्रमेय है, तो वे भी अदृष्ट माना उन्होंने भी उसको इंद्रिय द्वारा दृष्ट नहीं माना। अदृष्ट शब्द में से ये निकला कि वो किसी को आंखों से इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते हैं, वे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हैं। अदृष्टादयः कस्यचित् प्रत्यक्षा प्रमेयत्वात् इति। इस तरह ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हुई। देखो, सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण आपको पढ़ के आना है अगली कक्षा में। मेरा जो वो लेख है सर्वज्ञ सिद्धि के, वो 2 लेख भी आपको पढ़ने हैं सर्वज्ञ सिद्धि के, और उनको पढ़ करके इसकी अच्छी तैयारी करके, सर्वज्ञ सिद्धि के 2 भाग हैं, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में ये सिद्ध करते हैं कि कोई ना कोई सर्वज्ञ होता ही है, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में ये सिद्ध करते हैं कि वो सर्वज्ञ कोई ना कोई भी नहीं, बल्कि अरिहंत ही सर्वज्ञ होते हैं। ये इसका नाम विशेष सर्वज्ञ। तो ऐसे 2 सिद्धि है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो अब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हमारी हो गई। अब जो 24वां पैराग्राफ हम शुरू करेंगे उसमें विशेष सर्वज्ञ सिद्धि प्रारंभ होगी, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही ठीक है, समय भी हो गया। हाँ, कौन क्या कह रहा है, बोलो। पंडित जी, प्रश्न था कि हमने सर्वज्ञ की सिद्धि ऐसे करी कि सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ क्योंकि अनुमेय है तो वो प्रत्यक्ष भी है। हाँ, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि किसी को कुछ प्रत्यक्ष हो, किसी को कुछ प्रत्यक्ष हो। इससे ऐसा कैसे सिद्ध हो रहा है कि किसी को सब कुछ एक साथ प्रत्यक्ष है? हाँ, क्योंकि ये सब एक के अनुमेय है। हमें अनुमेय बनाने में भी तो अलग अलग नहीं है। जैसे किसी चीज को मैं अनुमेय बना रहा हूँ, किसी को आप अनुमेय बना रहे हो, अनुमेय अलग अलग के नहीं है। जब एक व्यक्ति सबका अनुमान कर सकता है तो एक व्यक्ति सबको प्रत्यक्ष भी कर सकता है।